दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी और दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में हर जगह काम आती थी। और वो दोनों लड़कियां एक कॉल गर्ल्स का काम करती थी। जब उन दोनों लड़कियों को कहीं बुलाया जाता तो वो दोनों कहीं जाती और जाके अपने ग्राहक की सेवा करती थी। उन दोनों में से एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है किसी ग्राहक के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उन दोनों में से जिस लड़की को बुलाया गया था उस लड़की की तबीयत सुबह से ही बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए वो लड़की परेशानी की हालत में अपने सहेली से कहती है कि आज हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं जा नहीं सकती, क्योंकि एक भरोसेमंद और पुराना कस्टमर है, पुराना ग्राहक है, काफी अच्छे खासे पैसे देता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे जगह पर आज तुम चली जाओ, तुम वहां जाना, उस कस्टमर की, उस ग्राहक की अच्छे से सेवा करना और ध्यान रहे शिकायत का कोई भी मौका उस ग्राहक को मत देना। अब बात क्योंकि सहेली की थी तो दूसरे सहेली ने इस बात को बड़े ही गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद वो लड़की उस ग्राहक के पास चली जाती है। जाने के बाद उस ग्राहक की भरपूर सेवा करती है, भरपूर उस ग्राहक को संतुष्ट करने का काम करती है और इसके बदले में उस ग्राहक के द्वारा उस लड़की को अच्छे खासे रकम, अच्छे खासे पैसे भी दिए गए। लेकिन उस लड़की को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि जिस ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए वो आई है, उस लड़की ने उस ग्राहक की ऐसी सेवा की कि अपने ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया। और जब वो लड़की अपने ही सहेली का पत्ता साफ कर देती है तो इन दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। अब तक जो दोनों दोस्त, दोनों सहेली एक दूसरे के ऊपर अपनी जान छिड़कती थी, एक दूसरे की हमेशा मदद करती थी, वही दोनों आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। और यहीं से एक नई कहानी का जन्म हो जाता है। एक ऐसी कहानी जहां जहां तक जिस भी इलाके में यह कहानी सुनी गई थी, लोगों को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। अलीगढ़ सिविल थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति अलीगढ़ के ही कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को व्हाट्सएप कॉल करता है। व्हाट्सएप कॉल करने के बाद उस महिला को कहता है कि मैडम, आज बहुत ज्यादा मुझे मस्ती करने का मन कर रहा है, मेरी रात रंगीन करने के लिए आज एक लड़की मेरे बेड पर चाहिए। अब जैसे ही उस शख्स के द्वारा व्हाट्सएप कॉल पे लड़की का डिमांड किया गया, या फिर यूं कहें कि एक कॉल गर्ल्स का डिमांड किया गया, तो वो जो महिला थी पहले तो उस व्यक्ति को परखने की कोशिश करती है कि यह व्यक्ति जो है जिसने कॉल किया है यह सही भी है कि नहीं। इसके बाद वो महिला कहती है कि लड़की तो मैं उपलब्ध करवा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे एडवांस में देना होगा। अब बात जब एडवांस पैसे की आई तो उस शख्स के द्वारा यह कहा गया कि मैं एडवांस पैसे दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं पैसे तभी दूंगा जब मुझे आप बताओगे कि मेरे पास आप कौन सी लड़की, किस तरह की लड़की भेज रही हो। इसके बाद वो महिला कहती है कि आप मुझे पहले यह बताओ कि आपको लड़की पार्ट टाइम के लिए चाहिए या फुल टाइम के लिए चाहिए। पार्ट टाइम फुल टाइम की बात करें तो उसका कहना यह था कि लड़की आपको 1-2 घंटे के लिए चाहिए या फिर पूरी रात के लिए चाहिए। इस बात पे वो लड़का कहता है कि मुझे पार्ट टाइम नहीं बल्कि पूरी रात के लिए लड़की चाहिए, और इस बात का ध्यान रहे कि आपके पास जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो वही लड़की मेरे पास आप भेजना। जो भी पैसे लगेंगे उस लड़की के बदले में मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यही है कि लड़की मुझे पसंद आनी चाहिए। अब जैसे ही यह बात उस लड़के के द्वारा कहा गया, उसी व्हाट्सएप पे उस महिला के द्वारा लगभग 15 लड़कियों के फोटो, 15 लड़कियों की तस्वीर व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है उस महिला के द्वारा। और जो भी 15 लड़कियों का तस्वीर आया था उन सारे तस्वीर को वो लड़का रिजेक्ट कर देता है, और रिजेक्ट करने के बाद कहता है कि इन 15 में से मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई, और अगर आपके पास इनसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की उपलब्ध है तो उन लड़कियों की मुझे तस्वीर भेजिए। इसके बाद 5 लड़कियों की और तस्वीर भेज दी जाती है, और उन 5 तस्वीर में से एक लड़की को वो लड़का सेलेक्ट कर लेता है और कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे यही लड़की आज की रात के लिए चाहिए। अब जैसे ही उन 5 में से एक लड़की को सेलेक्ट किया गया, छांटा गया, या फिर यूं कहें कि चुन लिया गया, तब वो महिला कहती है कि ठीक है, यही लड़की आपके पास जाएगी, लेकिन पैसे आपको, जो जिस पैसे में बात हुआ है उस पैसे का आधा पैसा आपको एडवांस करना पड़ेगा। अब जब बात एडवांस की आई तो वो लड़का पूरी तरीके से तैयार हो गया। जो भी पैसे की बात हुई थी उस पैसे के आधे पैसे वो लड़का उस महिला के दिए हुए बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक भेज देता है।
इसके बाद उस महिला के द्वारा एक रास्ता बताया जाता है, एक जगह बताई जाती है और यह भी कहा जाता है कि फलाने जगह, फलाने होटल के रूम नंबर इतने में आपको पहुंचना है। लड़की आपके पास पहुंच जाएगी। बताए हुए लोकेशन और होटल के कमरे के हिसाब से वो लड़का वहां पर पहुंच जाता है और पहुंचकर लड़की का इंतजार करने लगता है। लगभग रात के 8 बजे के आसपास उस लड़की का भी दस्तक हो जाता है। वो लड़की उस कमरे के बाहर आती है और बाहर आने के बाद उस कमरे को बाहर से नॉक करती है। कमरा खुलता है। कमरा को उस शख्स के द्वारा, उस लड़के के द्वारा अंदर से खोल दिया जाता है। खोलने के बाद लाइट जलाया जाता है और जैसे ही लाइट जलती है, लाइट जलने के बाद जैसे ही उसकी नजर उस लड़के के ऊपर पड़ती है, वो लड़की पूरी तरीके से चौंक जाती है। दरअसल लड़का उस लड़की का, उस कॉल गर्ल्स का अंदर वेट कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो उस लड़की का पति था। अब जैसे ही अपने पति को अपने सामने वो लड़की पाती है, उसके परेशानी का और हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या हो गया। पहले तो थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल हतप्रभ थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अपने आप को संभालती है और संभालने के बाद अपने पति से, या फिर यूं कहें कि उस लड़के से कहती है कि आप इस होटल में क्या कर रहे हो। वो लड़का मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इस होटल में क्या कर रहा हूं और मैं यहां क्यों आया था, लेकिन पहले तुम बता दो कि तुम इस कमरे में क्या करने आई थी। और उस लड़के का नाम था विकास शर्मा और उसकी पत्नी का नाम था पूजा शर्मा। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देखने के बाद इन दोनों में कहासुनी हो जाती है, वाद विवाद बढ़ने लगता है, क्योंकि उस लड़के के द्वारा उसी लड़की का डिमांड किया गया था जो लड़की उसकी पत्नी थी। और इसी वजह से यहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को गलत ठहराने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और भरपूर कोशिश भी इतना कि दोनों में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसके बाद जो उसकी पत्नी पूजा थी, उल्टा अपने पति को ही उसी होटल के कमरे में मारने लगती है। लेकिन जब मारपीट होता है तब उसका पति अपने हावी हो जाता है और बुरी तरीके से अपने पत्नी को बेरहमी से उसी होटल के कमरे में पीटने लगता है और पीटते हुए यह कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे पीठ पीछे ये सब गंदा कृत्य करते हुए। तुमने पूरे कुल और खानदान का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। कम से कम अपनी नहीं तो अपने ससुराल के इज्जत का तो ख्याल करती। इस बात पे पूजा कहती है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन इतना तो तय है कि तुम भी इस होटल के कमरे में मेरे लिए नहीं, मेरी गलती को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी और लड़की के लिए आए थे। लेकिन संजोग से जब मैं आ गई तो तुम सारा दोष मेरे ही ऊपर मरने की कोशिश कर रहे हो। जो पूजा थी इस सारे घटनाक्रम का दोष उल्टा विकास के ऊपर ही देने की कोशिश कर रही थी। और इस तरह से जब विकास अपनी पत्नी पूजा को पीट रहा था तो वो चीखने लगती है, शोरगुल करने लगती है, हल्ला मचाने लगती है। उसके चीख पुकार को, शोरगुल को सुनकर होटल में मौजूद, चाहे होटल के कर्मचारी कहें या फिर उस होटल में रुके हुए कुछ गेस्ट कहें, सब धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों में वाद विवाद क्यों बढ़ रहा है। सब लोग यही जान रहे थे कि ये एक लड़का है जिसने बाहर से एक कॉल गर्ल्स को, एक लड़की को अपनी रात रंगीन करने के लिए बुलाया है। सब लोग इस बात से अनजान थे कि जो लड़की कॉल गर्ल्स के रूप में उस लड़के के कमरे में आई है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लड़की विकास शर्मा की, उस लड़के की पत्नी है। जब इन दोनों में मारपीट ज्यादा होने लगता है तो बड़ी मुश्किल से होटल में मौजूद जो होटल के कर्मचारी हैं वो इन दोनों को छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद वहां से, होटल से उन दोनों को तत्काल बाहर कर देते हैं। विकास और पूजा दोनों आपस में झगड़ा करते हुए अपने घर की पुरानी बातों को भी बोल रहे थे। वो जो पूजा थी वो अपने पति पे तमाम तरह के लांछन लगा रही थी और अपने पति विकास शर्मा को यह भी कह रही थी कि तुम्हारा बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर है, उन लड़कियों के साथ तुम रोज गंदे कृत्य करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है। मतलब जब पूजा यहां पे होटल के कमरे में पकड़ी गई तो वह उल्टा सारा दोष अपने पति के ऊपर ही मढ़ देती है या फिर सारा इल्जाम अपने पति के ऊपर ही लगा देती है। और विकास शर्मा भी कहां कम था, वह भी तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के लांछन जितना भी उससे बन पाया, वो सारे दोष, वो सारे लांछन अपनी पत्नी पूजा के ऊपर वो भी लगाने से बाज नहीं आता है।
वो भी तमाम तरह के अनवांटेड शब्दों से अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा था। जो जितने भी लोग थे पहले तो ये सारी बात को सुने और सुनने के बाद उनको साफ साफ लग गया कि इन दोनों का आपसी मैटर है। इन दोनों के बीच घर का जो झगड़ा है वो झगड़ा अब धीरे धीरे होटल तक पहुंच गया है। अब जैसे ही इन दोनों को होटल से बाहर निकाला गया, ये दोनों लड़ाई करते करते अब सड़क पर पहुंच जाते हैं और उस सड़क पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है और कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। इन दोनों को लेकर अपने गाड़ी में पहले बिठाती है और बिठाने के बाद इन दोनों को लेकर सीधा थाने पहुंच जाती है और इसके बाद पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है तब विकास शर्मा वो लड़का कहता है कि इन दोनों की शादी दोनों परिवार के रजामंदी से संपन्न हुई थी और शादी होने के बाद से ही ये जो लड़की है पूजा है ये हमेशा अपने मायके में ही रहती थी और जब ये लगातार अपने मायके में रहना शुरू कर दी तो घर वालों को इस बात की चिंता सताने लगी, घर में तमाम तरह की बातें होने लगी और सब लोग हमें ये बात बोलने लगे कि तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां से क्यों नहीं आते हो, तुम्हारी पत्नी ससुराल क्यों नहीं आना चाहती है, अपने घर क्यों नहीं आना चाहती है, वो हमेशा अपने मायके में ही क्यों रह रही है। कुछ लोगों से हमें इस बात की जानकारी हुई, कुछ लोग हमें यह कहे कि तुम्हारी पत्नी अब गलत लोगों के संपर्क में आ चुकी है, धंधा करती है, कॉल गर्ल्स का काम करती है, पैसे लेकर अय्यासों की रातों को रंगीन करने का काम करती है। विकास शर्मा यह भी कहता है कि मुझे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, लोग मुझे जो भी बात बोल रहे थे मैं उन सब की बातों को इग्नोर कर रहा था। इस बात को लेकर जब मैं अपनी पत्नी से बात किया, अपनी पत्नी पूजा से पूछा तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, इतना सुनते ही हमारी पत्नी हमारे ही ऊपर आग बबूला हो गई और मेरे ही साथ मारपीट करने लगी और हम दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़ा होता वो इसी बात को लेकर लगातार होते रहता। दरअसल 3 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इन दोनों की शादी अब टूटने के कगार पर आकर खड़ी हो गई थी और पूजा शर्मा कॉल गर्ल्स रूपी वो महिला अपने पति से तो मतलब नहीं ही रहता, अपने ससुराल वालों से भी पूजा को अब बिल्कुल भी मतलब नहीं था। वो लगातार अपने मायके में रहती और मायके में रहते हुए कॉल गर्ल्स का काम वो करती थी। अब इसी बात को लेकर विकास लगातार परेशान था और परेशानी के ही हालत में अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से मदद भी मांगता है, लेकिन कहानी कहने से कोई मदद नहीं मिलती। एक दिन वह ऐसे ही बाजार जा रहा था और बाजार जाते समय ही उसे एक महिला मिलती है और वो महिला कोई और नहीं, उसके पत्नी पूजा की वो खास दोस्त, उसकी खास सहेली श्रुति होती है। अब जैसे ही श्रुति विकास को देखती है तो श्रुति विकास से कहती है कि तुम्हारी पत्नी श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधा करती है, या फिर यूं कहें कि तुम्हारी पत्नी अब पूरी तरीके से सेक्स रैकेट का एक हिस्सा बन चुकी है। विकास कहता है मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है जो तुम कह रही हो, मैं इस बात को बिल्कुल मान ही नहीं सकता, हमारी पत्नी ऐसी नहीं है। लेकिन श्रुति इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी। श्रुति और पूजा आपस में एक अच्छी दोस्त थी और कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के जगह अपने ग्राहकों के पास भी पहुंच जाती थी। इस बात पे श्रुति एक महिला जिसका नाम कविता बाई था, कविता बाई के बारे में हम बता दें, कविता बाई इन सब की हेड थी और वही सारे गैंग को ऑपरेट करने का काम करती थी। किसी भी कॉलर का अगर डायरेक्ट कॉल आता तो वो कविता बाई के ही पास आता था। विकास को कविता बाई का नंबर श्रुति के द्वारा दिया गया। कुछ दिन जब बीत जाते हैं तब विकास इत्मीनान से बैठकर पूरी फुर्सत में, पूरे आराम से, तसल्ली से उस महिला यानी कविता बाई को फोन करता है और कॉल करने के बाद विकास शर्मा कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, एक ऐसी लड़की जो हमारे साथ मेरे बिस्तर को गर्म कर सके। यूं कहें कि ये विकास के प्लानिंग का एक हिस्सा था। वो इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि कॉलर कौन है, उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि विकास को वही लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी थी। व्हाट्सएप पे लगभग 15 लड़की के फोटोग्राफ्स विकास शर्मा को भेजे गए थे और उन 15 के 15 फोटोग्राफ्स को विकास के द्वारा रिजेक्ट किया गया और रिजेक्ट करने के बाद यह कहा गया कि इन 15 लड़कियों में से मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई, क्योंकि उन 15 में उसके पत्नी का तस्वीर नहीं था। 5 लड़कियों के और फोटोग्राफ्स भेजे गए तो उन 5 फोटोग्राफ्स में वो अपनी पत्नी पूजा के तस्वीर को सेलेक्ट करता है और इसके बाद इन दोनों में बातचीत होती है, पैसे तय किए जाते हैं
क्योंकि विकास की पत्नी सुंदर थी, खूबसूरत थी, और इसी सुंदरता का और इसी खूबसूरती का फायदा उठाकर विकास की पत्नी पूजा अपने आप को इस धंधे में इन्वॉल्व कर ली थी। और विकास ने यह प्लान किया कि हम अपनी पत्नी को रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। इसलिए सारा प्लानिंग करके विकास शर्मा होटल में गया और उसकी पत्नी इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था होटल के इस कमरे में ग्राहक रूपी भगवान बनकर जो शख्स अंदर बैठा हुआ है वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स मेरा पति है। और जैसे ही पूजा उस होटल के कमरे में जाती है, सामने विकास को देखती है, विकास पूजा को देखता है। इस तरीके से इस पूरे कांड का भंडाफोड़ हो जाता है। अब इधर पूजा और विकास को जैसे ही पुलिस थाने लेकर जाती है, जो पूजा थी वो पुलिस वालों के सामने ही अपने पति विकास को पीटने लगती है, मारने लगती है और यह कहती है कि मेरे पति का कई सारे महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। ये मेरा जो पति है ये मुझसे दहेज की मांग करता है। और विकास कह रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को रंगे हाथों होटल के कमरे में पकड़ा है। उस सेक्स रैकेट की जो दलाल महिला थी कविता बाई, उसे भी पुलिस गिरफ्तार करती है। उस पर भी संबंधित धाराएं लगे और उसे भी जेल भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस केस से संबंधित जो भी पुलिस के कप्तान थे उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने अपने जिंदगी में इस तरह का मामला अभी तक कभी नहीं देखा था। तत्काल पुलिस वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि इस केस में कौन दोषी है कौन नहीं, किसकी गलती है किसकी नहीं। अब जैसे ही सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से यह खबर वायरल होती है, अब लोगों को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अगर उसे इस बात का आभास होता तो वह अपने पति रूपी उस ग्राहक के पास कभी जाती ही नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात का खुलासा होता है। यह जो महिला थी वो अपने पति से छुटकारा चाह रही थी और जो पति था वो अपने पत्नी को अपने पास रखना चाह रहा था, वो अपनी पत्नी को दूर नहीं करना चाह रहा था। और यही कारण था कि तलाक न होने की वजह से इन दोनों में लगातार विवाद भी बढ़ रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।